नमस्ते दर्शकों, साहित्य सृजन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निशांत उपाध्याय और आज हम प्रख्यात कवि लेखक गीत चतुर्वेदी जी के नए उपन्यास सिमसिम पर बातचीत करने के लिए यहाँ जुड़े हैं। गीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। और नए उपन्यास के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने जब ये उपन्यास में पढ़ रहा था और इसके बारे में सोच रहा था तो सबसे पहले जो बात निकल कर आई वो ये थी कि ये उपन्यास पहले कविता के फॉर्म में था, उसके बाद कहानी बना और कुछ वर्षों के अंतराल के बाद आपने उसे उपन्यास की शक्ल में ढाला। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप हमें और हमारे दर्शकों को उस रचना प्रक्रिया के बारे में बताएं कि वो क्या चीज़ थी जो इसे लगातार अलग अलग फॉर्म बदलने पर आपने इसके बारे में सोचा, आपने चाहा कि ये कहानी से अब उपन्यास की तरफ जाए। तो क्या कुछ अनकहा रह गया था या क्या था वो? आपकी बात सुनकर के मुझे हमारी भाषा के बहुत बड़े लेखक विनोद कुमार शुक्ल की एक पंक्ति याद आ गई कि उपन्यास के भीतर पहले कविता रहा करती थी। इस उपन्यास के लिखने की दास्तान भी उतनी ही रोचक है। 1998 में मैंने इसे एक कविता की तरह लिखा। तब मैं बिल्कुल नौजवान था और उस कविता के लिए मुझे मेरे वरिष्ठ कवियों ने बहुत प्यार स्नेह दिया। कविता थी सिंधु लाइब्रेरी, जो कि मेरे पहले कविता संग्रह में शामिल है। 2007 में मैंने उसे एक कहानी में तब्दील कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो बातें मैं कहना चाहता हूँ, ये जो मुख्य चरित्र है पाकिस्तान से सिंध से आया है, विभाजन के दौरान उसने जो चीज़ें देखी हैं उस सारी विभीषिका, उस सारी त्रासदी पर उसका पूरा जीवन निर्भर है। जीवन उसका पूरा उसी के आसपास बना हुआ है। तो ये सारी बातें मैं कविता में उस तरह से कह नहीं पाया, क्योंकि कविता में स्पेस कम होता है। तो मैंने उसे एक कहानी में तब्दील कर दिया। फिर 2016 में इस कहानी के अंग्रेज़ी अनुवाद को, मेरी अनुवादक है अनीता गोपालन, उन्होंने इसका अंग्रेज़ी अनुवाद किया था। उसके अनुवाद को पेन अमेरिका ने एक पुरस्कार दिया। तो इस कहानी को तब दोबारा पढ़ना शुरू हुआ और तब लगा कि अभी इसके अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जीवन भले कैसा भी हो, उसे पकड़ने के लिए, उसे जानने के लिए थोड़े से विस्तार की तो ज़रूरत होती है। तो मुझे लगा कि बहुत कुछ अनकहा है, बहुत सारे पहलू बच रहे हैं, तो मैं इस पर एक उपन्यास की कोशिश करता हूँ। तो ये एक ऐसी रचना है जो कविता भी रही, जो कहानी भी बनी और फिर ये उपन्यास भी बन गई। यानी इसने रचना धर्मिता के, रचना कर्म के तीनों पड़ावों को स्पर्श कर लिया। क्या बात है। जैसे आपने विस्थापन का जिक्र किया, जो यहाँ एक अंडरटोन के तौर पर भी आता है विस्थापन, लेकिन अमूमन हम विस्थापन की जब बात करते हैं तो इस तरह का एक स्टीरियोटाइप है कि हम या तो बांग्लादेश बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर पर हिंदू मुस्लिम कॉनोटेशन की बात करते हैं, उनके विस्थापन, या सिख की बात करते हैं, लेकिन सिंधी विस्थापन कहीं छुपा रह जाता है। तो क्या जब आप इस कविता को जब आपने लिखा होगा या जब आप इस कहानी पर काम कर रहे या बाद में उपन्यास में किया, तो क्या सिंधी विस्थापन पर लिखना एक मूल कारण था, एक मूल उत्प्रेरक था कि आप चाहते थे कि इस चीज़ को भी डिस्कवर किया जाए, या जब आप अनकही अनछुए रिश्तों की बातें कर रहे थे तो उसमें से एक एलिमेंट की तरह डाला गया सिंधी विस्थापन को? तो उसका रोल किस तरह रहा इस उपन्यास कहानी की, इस पूरे जो उपन्यास की, चाहे वो कविता हो, चाहे कहानी, चाहे उपन्यास, तीनों रूप में इसकी जो मुख्य थीम थी वो यही थी कि विभाजन के दौरान सिंधी हिंदू जो यहाँ आए, कैसे उनका जीवन बदलता रहा। जब भी विभाजन की बात होती है तो हम पंजाब के विभाजन की बात सुनते हैं, बंगाल के विभाजन की बात सुनते हैं, लेकिन सिंध के बारे में अक्सर बात नहीं होती है, क्योंकि सिंध का विभाजन हुआ ही नहीं था। सिंध पूरा का पूरा उस तरफ रह गया था। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी कि जिन लोगों ने अपनी मातृभूमि खो दी और यहाँ आकर के रहने लगे, यहाँ हमारे राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, यानी सिंध जो भूमि इस देश में नहीं है वो हमारे राष्ट्रगान में मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी स्मृति का एक बिंब है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हमारे गीतों में है। ये जो स्मृति है, मैं इस स्मृति को छूना चाहता था और टैगोर के इस गीत ने, हमारे राष्ट्रगान ने कहीं ना कहीं मुझे इसके लिए प्रेरित भी किया था। ये जो इंसानी रिश्ते हैं ये कैसे जगहों के साथ बदलते चले जाते हैं और इंसान के रिश्तों में आप अपने जीवन को
साधारण तरीके से जी रहे हैं और अचानक उसमें इतिहास का हस्तक्षेप होता है और आपके सारे रिश्ते बदल जाते हैं। तो हमारे रिश्ते भी कहीं न कहीं हमारे युग और हमारे इतिहास के सापेक्ष हो जाते हैं। ये कहीं न कहीं इस किताब में छूने की कोशिश की गई है। जी, आपने जो इतिहास और रिश्तों की बात की, जब इस उपन्यास को पढ़ें और हमारे दर्शक भी जब पढ़ेंगे, एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ जितने भी किरदार हैं, वो किरदार कुछ ना कुछ व्यक्त करना चाहते हैं लेकिन कर भी नहीं पा रहे अपने आपस के इंटरेक्शन में भी। तो क्या ऐसा होता है कि जब दो व्यक्ति मिलते हैं या एक व्यक्ति किसी नई जगह पर भी जाता है तो वो अपने साथ अपनी पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी जगह साथ लेकर आता है? तो क्या मानवीय रिश्तों का जो ताना बाना है, जो उनका प्रेजेंट कंडीशन है, उसमें उनका स्मृति, उनकी इतिहास और ना सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक और भौगोलिक भी, क्या वो एक रोल प्ले करती है? आप उसे किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि कला का और किसी भी कलाकृति का एक प्रमुख सत्य ये भी होता है कि वो मनुष्य को उसकी स्मृतियों में ले जाए और स्मृतियाँ मनुष्य को ऐतिहासिक आलोक को पहचानने की प्रेरणा देती हैं या एक तरह से उस ऐतिहासिकता में पहुँचाती हैं। तो स्मृति तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। और दूसरा ये कि रिश्तों के बीच में चाहे किसी भी तरह का रिश्ता हम जिएं, मनुष्य से और मनुष्य के बीच का रिश्ता, पिता और पुत्र के बीच का रिश्ता, पति और पत्नी के बीच का रिश्ता, या मनुष्य और पुस्तकों के बीच का रिश्ता, मनुष्य और समाज के बीच का रिश्ता, इस तरह के तमाम जो भी रिश्ते हैं उनके बीच एक दरवाज़ा होता है। उस दरवाजे से हम आवाजाही करते हैं और अगर वो दरवाज़ा ना खुले तो हमारा वो रिश्ता बन नहीं पाता है। वो रिश्ता सुचारू आवागमन हम अपने विचारों का, अपनी अनुभूतियों का, अपने एहसासों का नहीं कर पाते हैं। दो लोग लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन फिर भी उनके भीतर वो बात नहीं आ पाती क्योंकि वो दरवाज़ा खुलता नहीं है। और उसी दरवाजे का नाम है सिमसिम। जैसे कि शहरजाद की वो कहानी है अरेबियन नाइट्स में, अली बाबा और 40 चोर, उसमें गुफा का दरवाज़ा खोलने के लिए एक मंत्र पढ़ा जाता है कि खुल जा सिमसिम। तो वो जो सिमसिम का मंत्र है वो कई बार हमें अपने रिश्तों में मिलता ही नहीं है। हम उस मंत्र को या तो जानते ही नहीं हैं या फिर हम भूल जाते हैं और हमारे रिश्तों का दरवाज़ा खुल ही नहीं पाता है। ये मानवीय रिश्ते इस किताब में, इस कहानी में इस तरह से धीरे 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 आते हैं। जी, अभी हमने स्मृति की बात की, त्रासदी की बात की। इस किताब की जो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि यहाँ किताब भी एक किरदार है। और मुझे याद आता है कि जब ये उपन्यास आने वाला था तब भी सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें थीं और लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि यहाँ किताब भी एक किरदार है। जी। तो जिन लोगों ने अभी तक किताब नहीं पढ़ी है उनका मज़ा ख़राब ना करते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप किताब के सहारे जो सारी किताबों का प्रतिनिधित्व करती है, आप वहाँ किताबों की भी एक त्रासदी बयां करते हैं जो 21वीं सदी में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मौजूद हो रखी है, जहाँ ये किताबों की त्रासदी का एक तरह से वक्त है। तो उस पर थोड़ा सा बताइए कि वो जब हम सिंधी विस्थापन की बात कर रहे थे और मानवीय रिश्तों की बात कर रहे थे, वहाँ से बीच में किताबों का आना और अपनी पीड़ा को व्यक्त करना, अपनी वेदना को व्यक्त करना, उस किताब के सहारे लेखक गी चतुर्वेदी क्या कहना चाह रहे हैं? ये एक बिंब है। जब वो मुख्य चरित्र जिसका नाम बसरमल है और अपने युवावस्था में वो भारत आ जाता है और अपने लोगों को मुंबई में ढूंढना शुरू करता है, तो उसे एक भटकता हुआ दरवेश मिलता है और उससे कहता है कि तुमने जो कुछ खोया है वो तुम्हें किताबों में मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिंब है क्योंकि उसने अपना प्रेम खोया है, उसने अपनी मातृभूमि खोई है, उसने अपने परिवार को खोया है, उसने अपनी एक तरह से स्मृतियों को खोया है, ज़मीन तो खोई ही खोई है। तो ये सारी चीज़ें, ये खोया हुआ अतीत, ये खोई हुई अनुभूतियाँ हमें अपने जीवन में कहाँ से मिलती हैं? दरअसल वो किताबों में ही मिलती हैं। तो वो इन सब चीज़ों को खोजते हुए एक लाइब्रेरी स्थापित करता है, सिंधु लाइब्रेरी, और उसी में रहता है। तो शुरुआती वर्षों में तो वो लाइब्रेरी खूब फ्लरिश होती है, बहुत सारे लोग उसमें आते हैं क्योंकि उसके जैसे बहुत सारे लोग अपनी स्मृतियों को किताबों के बीच खंगाल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे 20वीं सदी का अवसान होता है, 21वीं सदी शुरू होती है, किताबों के प्रति लोगों का प्रेम कम होने लगता है, किताब पढ़ने की संस्कृति का क्षरण होने लगता है। और ये बात
मनुष्य के, यानी एक ऐसा चरित्र जो मनुष्य है, उसके माध्यम से तो मैं कह ही रहा हूँ। मैं चाहता था कि किताब खुद अपनी बात भी कहे, किताबों का अपना एक पक्ष भी हो, क्योंकि सिमसिम मेरी नज़र में किताबों को समर्पित एक शोक गीत है। तो उस शोक में, उस अवसाद में, उस दुख के आलोक में किताबें क्या सोचती होंगी। तो इसमें एक दृश्य है, मैं आपको बताऊं कि रात के समय जब लाइब्रेरी एकदम खाली हो जाती है, वहाँ कोई मनुष्य नहीं होता, सिर्फ किताबें ही किताबें होती हैं, तो कैसे वो किताबें निकलती हैं और लाइब्रेरी की फर्श पर अवसाद और शोक से भरा हुआ नृत्य करने लगती हैं। सारी किताबें आपस में मिल करके नाचती हैं, दुख से भरा हुआ नृत्य करती हैं। तो ये एक बिंब, एक परिवेश, एक माहौल बनाने की उसमें कोशिश है। किताब और सामूहिक स्मृति की जो बात है, मुझे लगता है जो हमारा शुरू का साहित्य है, वो चाहे किसी भी भौगोलिक क्षेत्र से उपजा हो, वो सामूहिक स्मृति और श्रुति पर आधारित रहा है। इसी बीच मुझे याद आता है, जो इस उपन्यास में भी उसके कई जगह जिक्र है, आपकी कविताओं में भी दिखता है कि आप उन कम लेखकों में से है जो आज के समय में, चाहे वो पौराणिक कहानियाँ हों, चाहे वो लोक कथाएँ हों, और ना सिर्फ भारत भूभाग की, उसके बाहर की भी जो लोक कथाएँ हैं, आप उनका सहारा लेते हुए बड़ी सादा भाषा में उसे आज के परिप्रेक्ष्य से जोड़कर दिखाते हैं। उसके पीछे की रचना प्रक्रिया क्या रहती है, या आपका वो स्रोत कैसे बन पाता है कि लगातार वो, चाहे कविताओं में बुद्ध की बात हो, वो चाहे इस उपन्यास में भी कई जगह जिक्र है जहां आप अलग अलग लोक कथाओं को लेते हुए और कहानी आगे बढ़ती है, तो इन लोक कथाओं पर, इस पुराने साहित्य पर आपका कैसे विश्वास बनता है, और क्या कारण है कि वो लगातार आपके लिखे में आता है, जैसा कि इस उपन्यास में भी आया है? वो हमारे सत्य का विस्तार करते हैं। ये जो मिथक हैं या लोक कथाएं हैं या जनश्रुतियों में व्याप्त कथाएं हैं, दरअसल ये हमारी ऐतिहासिक कलात्मक कल्पनाएं हैं। हम ये नहीं कहते कि उसमें कितना सच है, कितना झूठ, क्योंकि आज के ज़माने में हम उन्हें माप नहीं सकते। जैसे अली बाबा की कहानी है, या लैला मजनू की कहानी, या सस्सी पुन्नू की कहानियाँ हैं, ये हम इनकी ऐतिहासिकता को नहीं जांच सकते, लेकिन इनकी साहित्यिकता को जो जानते हैं, इनकी कलात्मकता को महसूस करते हैं। क्योंकि ये, जिसे मैंने इसमें जिन कथाओं का उल्लेख किया है, वो सिंध के मशहूर सूफ़ी कवि शाह अब्दुल लतीफ़ की जो कृति है रिसालो, उसमें से निकल के आई हुई है। और उस पूरे भूखंड में, सिंध में, मुल्तान में, पंजाब में जो प्रेम कथाएं प्रचलित हैं जनता के बीच, शाह ने उनको संकलित करके एक किताब लिखी थी, शाह जो रिसालो, जिसमें 7 प्रेम कथाएं थी। तो उनका इसमें इस्तेमाल है, क्योंकि वो परिवेश भी जुड़ा हुआ है उससे। कहने का अर्थ मेरा ये है कि ये हमारी ऐतिहासिक कलात्मक कल्पनाएं हैं जो हमारे सत्य का विस्तार करती हैं। ये हमारे अस्तित्व और हमारी चेतना का भी विस्तार करती हैं, क्योंकि हम बिना इन्हें जिए, बिना इन चरित्रों से मिले, इनको अपने जीवन में उतरता हुआ महसूस करते हैं। तो ये हमारा ही अनुषंग है, ये हमारा ही विस्तार है। तो साहित्य के भीतर विस्तृत आत्म की खोज में मैं हमेशा लोक कथाओं और मिथकों की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। जी, और वो बड़ी सुंदर कोशिश भी है, क्योंकि उसके सारे हम जैसे पाठक जुड़ पाते हैं और बाद में उन्हें और पढ़ पाते हैं। जब आप इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो उसमें ये दिखाई देता है कि उपन्यासकार गीत चतुर्वेदी के साथ साथ कवि गीत का भी बराबर हस्तक्षेप है। कई सारी सुंदर इसमें कविताएं हैं, बिंब हैं। उन कविताओं को पढ़ने पर एक बात मन में प्रश्न उठता है कि कविताओं की जो भाषा है या कविताओं का जो फॉर्म है, वो काफ़ी हद तक नई कविता जिसे हम कहते हैं उस तरह का है। हालांकि कहानी थोड़े से बीते हुए समय की है, तो निश्चय ही आपका जो चुनाव रहा होगा वो लिखने का रहा होगा कि मैं इस तरह की कविताएं लिखना चाहता हूँ। तो उन कविताओं को वहाँ इंसर्ट करने के पीछे की सोच, और फिर उसे उस समय की कविता की तरह ना लिखते हुए, उस पात्र की कविता की तरह ना लिखते हुए, आपने उसे अपने ही तरीके से, अपने सिग्नेचर स्टाइल अगर उसे कहा जाए, क्लिशे सा वर्ड है, आपने उस तरह से लिखा। तो एक तो उपन्यास के बीच में कविता की जगह कहाँ महसूस हुई, और दूसरा जब वो जगह महसूस हुई और उसे भरने के लिए कविता लिखी गई, तो आपने नई कविता का या अपनी शैली का ही चुनाव किया। तो उसके बारे में अगर आप हमें बता सकें। जैसा कि मैंने कहा कि उपन्यास के भीतर कविता तो थी पहले से, ये उपन्यास ही अपने आप में पहले एक कविता था। तो
कविता तो इसमें लगातार बहती रहेगी। दूसरा, कविता, मैं मूलतः कवि हूँ, तो मैं जो भी कुछ लिखता हूँ दरअसल वो कविता का ही विभिन्न विधाओं में किया गया अनुवाद होता है। कई बार मुझे खुद को ऐसा लगता है कि जो भी लिख रहे हैं वो कविता है। और जहाँ तक शैली की बात है तो मेरे सारे चरित्रों में मैं हूँ। कई बार मैं इसे साबित नहीं कर सकता, या कोई भी लेखक अपने चरित्रों की जो रचना करता है उसके भीतर वो होता है। कई बार दिखता है, कई बार नहीं दिखता है। मुझे एक बिंब याद आता है कि जैसे ईश्वर ने इस पूरी सृष्टि की रचना की है और हर कण में ईश्वर का वास है, क्योंकि ईश्वर ने उसकी रचना की है इसलिए वास भी है उसका। किंतु आप ईश्वर को हर कण में पा नहीं सकते, ईश्वर को हर कण में आप साबित नहीं कर सकते। उसी तरह कई बार लेखक भी होता है, वो अपने लिखे हर वाक्य में, अपने रचे हर चरित्र के भीतर होता है। हमें लगता है ऐसा कि हाँ इसके अंदर है, लेखक है, लेकिन हम कई बार उसे साबित नहीं कर पाते हैं। तो मैं अपने लिखे हर पात्र के भीतर भी हूँ। तो मेरी जो कविता लिखने की शैली है वो मेरे पात्र की भी कविता लिखने की शैली है, मेरे विचारों की जो शैली है वो मेरे पात्र की शैली है। जिस तरह से मैं खाना खाता हूँ, जिस तरह से मैं अपने जीवन की अन्य आदतों को अपने भीतर शुमार करता हूँ, कई बार मेरे चरित्रों के भीतर भी वो आदत आ जाती है। तो ये एक सायास है कि 1945 या 1946 के बरसों में जब हिंदी कविता वैसी नहीं थी, बहुत कुछ वो छंदों में थी, बहुत कुछ वो लय के साथ लिखी जा रही थी, तो उस समय का जो चरित्र है वो अलग सेंसिबिलिटी की चीज़ें लिख रहा है, क्योंकि उस चरित्र को हम 21वीं सदी में बैठ करके देख रहे हैं। तो जब मैं भाषा 21वीं सदी की प्रयोग कर रहा हूँ तो शैली भी कहीं ना कहीं 21वीं सदी की प्रयोग करूँगा, क्योंकि साहित्य में भाषा, शैली समकालीन प्रयोग की जाती है, समकालीन इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जिन प्रश्नों को छुआ जाता है वो प्रश्न चिरंतन होते हैं, वो प्रश्न शाश्वत होते हैं। प्रश्न उस समय भी वही थे, प्रश्न इस समय भी वही हैं, लेकिन कहने का तरीका और कहने की भाषा ये लगातार बदलती जाएगी। जी, जैसे आपने कहा कि प्रश्न उस समय भी यही थे और इस समय भी वही प्रश्न है। प्रेम भी एक इसी तरह का प्रश्न है, और जैसे आपके उपन्यास में जहाँ पीड़ा दिखती है वहीं प्रेम भी बरक्स एक मूलभूत कंपोनेंट की तरह वहाँ दिखाई देता है। तो एक चीज़ जो मैंने देखी, जैसे बसरमल जो इसमें किरदार है वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, उसने विस्थापन का दंश भी झेला है, वो अपने प्रेम की स्मृतियों में जी रहा है, जाग रहा है, वो उसे बनाने की भी कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ एक नौजवान लड़का है जिसका प्रेम से परिचय शायद एक फंतासी के सहारे हुआ, एक फैंटेसी के सहारे हुआ, लेकिन अब वो उसे पा भी रहा है या नहीं पा रहा, वो एक खिड़की की चौखट तक सीमित है और वो उससे ऊहा-पोह में लगा हुआ है। तो उसे पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे दो ट्रेनें समानांतर गुजर रही हैं। तो मेरा प्रश्न यह था कि क्या प्रेम की जो पीड़ा है, प्रेम की जो कश्मकश है, कहीं ना कहीं क्या वो भी विस्थापन की तरह ही है? क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो निरंतर कुछ ना कुछ छूटता चला जाता है। तो जहाँ एक तरफ हमने सिंधी विस्थापन की बात की, पीड़ा की बात की, लेकिन इस उपन्यास में प्रेम भी एक बड़ा मूलभूत कंपोनेंट बन के निकलता है। तो उसे आप कैसे देखते हैं? ये प्रेम और पीड़ा का जो रिश्ता है आपस में, जो मानवीय रिश्तों में बराबर रहता है। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। और इसमें प्रेम के दोनों रूप हैं। जो बसरमल है, जो बूढ़ा है और जो सिंध में छूट गए अपने प्रेम को याद कर रहा है, उसका प्रेम स्मृति के रूप में आता है उसके पास। जो नौजवान है और जो उस लाइब्रेरी में आकर के सामने वाली खिड़की में खड़ी होने वाली लड़की को देख करके तमाम फंतासियाँ रच रहा है, तमाम कल्पनाएं कर रहा है, उसका प्रेम कल्पना का रूप है। तो प्रेम का जो स्मृति वाला रूप और प्रेम का जो कल्पना वाला रूप, वो दोनों दिखाते हुए मैं ये दिखाना चाहता हूँ इसमें कि यथार्थ में प्रेम नहीं है। प्रेम जो है या तो स्मृति में है या कल्पना में है, यथार्थ में वो प्रेम उनके पास नहीं है। दूसरी बात, प्रेम कहीं न कहीं, आपने बहुत सही कहा, प्रेम कहीं न कहीं विस्थापन की उस अनुभूति के सदृश है। प्रेम में हम क्या होते हैं, हम अपने हृदय में रहते रहते दूसरे के हृदय में रहना शुरू कर देते हैं। कई बार अपने हृदय से उखड़ करके दूसरे के हृदय में रहना शुरू कर देते हैं। तो ये जो रहना है, रहने का आभास है, आपको एक से दूसरी जगह पर लेकर के चला जाता है। ये कहीं न कहीं, बहुत विशाल स्तर पे नहीं, लेकिन कहीं सूक्ष्म स्तर पे विस्थापन की उस पीड़ा, उस दंश के साथ उसके सदृश है, उसका सहोदर है। जी,
इसी प्रेम और पीड़ा से आगे जाते हुए ये थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है जो किताब से भी जुड़ा हुआ है। आपके लेखन में एक पाठक के तौर पर मैंने ये देखा है कि जहाँ भी पिता का जिक्र आता है वो एक बहुत इंडिविजुअल नॉस्टैल्जिया से निकला हुआ मुझे दिखाई देता है जब मैं उसे पढ़ता हूँ। जब मैं आपसे परिचित भी नहीं था अलग से, एक पाठक के तौर पर मुझे लगता था कि ये जो पार्ट है, ये जो बिंब है, ये बहुत इंडिविजुअल स्पेस से निकला है। और यहाँ भी जब हम शुरुआत करते हैं उपन्यास की, और चाहे पिता की बात हो, पिता के कंधों की बात हो, और पिता और पुत्र के बीच में जो एक खामोशी या एक मायूसी, एक उदासीनता जो बनी रहती है निरंतर सारे प्रेम के बावजूद, वो वहाँ दिखाई देती है। तो उस रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? इस किताब के सहारे मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिता और पुत्र के बीच जो चिरकाल से चला आ रहा है कि चाहे कितना भी प्रेम और समर्पण हो, लेकिन एक अनबोला एक उम्र के बाद आ जाता है, एक झिझक आ जाती है जो शायद माँ बेटे के रिश्ते में नहीं होती है। तो एक तो आप उसे कैसे देखते हैं, और साथ ही साथ क्या आपका जो रचना कर्म है उसमें आपके पिता की स्मृतियाँ, पिता का योगदान भी काफ़ी रहा जो मैं जानता हूँ, उसकी भी आवाजाही निरंतर होती रहती है। निजी जीवन में तो पिता के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा। जो कहानियों या कविताओं में पिता को देखने का जो तरीका है वो कई बार निजी जीवन से प्रभावित नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में पिता की जो भूमिका रही है उसका भी कहीं न कहीं प्रतिबिंबन या प्रतिफलन है। वो निजी जीवन में मेरे रिश्ते बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। मेरे पिता बहुत सारी भाषाओं को जानते थे, बहुत अच्छी किताबें पढ़ते थे, और उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया। तो ये कहना कि मेरी रचनाओं में जो कई बार तो ऐसा होता है ना कि हम दरअसल अपने पिता की ही प्रतिकृत होते हैं, ये तो बात सही है, और इस कारण कई बार बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी ला करके अपने यहाँ रखते हैं। लेकिन जो मेरी रचनाओं के भीतर आया हुआ पिता है वो अकेले मेरे पिता नहीं है, वो कई सारे पिताओं का मिश्रण भी है। क्योंकि रचनाओं के भीतर कई बार पिता के साथ एक तनावपूर्ण, एक अबोला या इस तरह का संबंध प्रतिबिंबित होता है, रूपायित होता है। निजी जीवन में ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक तो ये बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण कि जिस समय ये लॉकडाउन के पीरियड में एक बार मैंने काफका पर एक वीडियो बनाया, और काफका के पिता और काफका के बीच बहुत इसी तरह का जटिल संबंध था। उस संबंध के ऊपर वीडियो बनाया। मेरे पिता ने वो वीडियो देख करके मुझे फ़ोन किया और उन्होंने पूछा कि क्या सच में मैं भी ऐसा ही पिता था? क्या मैंने भी तुम्हारे जीवन में वैसी ही त्रासदियाँ दी? क्या मैं भी तुम्हें उस तरह से समझ नहीं पाया? मैंने अपने पिता को रीअश्योर किया, नहीं पिताजी, नहीं बाबूजी, आपने हमेशा समझा, आपने हमेशा साथ दिया। आप मेरे लिए इतिहास के सबसे अच्छे पिता थे। जी। और इस घटना के 7 दिन बाद मैंने अपने पिता को खो दिया। क्या? जी। इसके बाद मैंने अपने पिता से दोबारा कोई बात नहीं की। ये मेरा उनके साथ आखिरी संवाद था। जी। तो पिता को लेकर के एक ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है, ये जो एक कच्ची मिट्टी जैसी अनुभूति है, वो भीतर मेरे हमेशा बनी रहती है। जी, मुझे लगता है बड़ा खूबसूरत है कि हमने उपन्यास की पीड़ा और प्रेम से बातचीत की, और इस बिंदु पर आए जो बहुत ही व्यक्तिगत प्रेम और पीड़ा का बिंदु है। चूँकि समय की भी सीमा है तो यहाँ हम इस बातचीत को अब इसके स्थगन की तरफ ले जाएंगे। आखिर में अगर आप अपने पाठकों से, अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहें इस उपन्यास के बारे में, तो वो आप कहें। बिल्कुल, ये उपन्यास स्मृति, यथार्थ और कल्पना के साथ किया गया एक सुंदर संघर्ष, एक मार्मिक आख्यान है। कहना तो बस यही चाहूँगा कि मेरा उपन्यास पढ़ें और इसे जो भी आपको लगे इसके बारे में ज़रूर बताएं मुझे। जी, बहुत शुक्रिया गीत जी यहाँ आने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए। बहुत जल्द हम एक नए कार्यक्रम के साथ आप सभी दर्शकों से मिलेंगे। ये थे कवि लेखक गीत चतुर्वेदी जी, और हमने बातचीत की उनके नए उपन्यास सिम सिम के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।